और जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने जनमानस क्लासेस में। आज आपके लिए इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, आधुनिक इतिहास का गांधी युग। आप जानते हैं गांधी युग से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। अभी आपने देखा पीईटी में गांधी जी ने जो है लंगोटी पहनना कब शुरू किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हम लोग समझ सकते हैं गांधी जी कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। और आपको बता दूं इसमें क्या क्या किन किन बातों की चर्चा होने वाली, मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। देखिए, पहले गांधी जी, उसके बाद गांधी जी की उपाधियों के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद देखिए, देखते रहिए, रोलेट एक्ट के बारे में बातें, जलियांवाला हत्याकांड के बारे में, होम रूल लीग के बारे में बात करेंगे, खिलाफत आंदोलन के, असहयोग आंदोलन के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद स्वराज दल की बात करेंगे, यानी इनके समय में जो चीज़ें, साइमन कमीशन के बारे में बात करेंगे, दांडी मार्च यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे, यानी बहुत ढेर, गोलमेज आंदोलन, हरिजन सेवक संघ, मुस्लिम लीग, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस। इन सब चीज़ों की वीडियो में इस चर्चा होगी। तो प्यारे साथियों, बने रहें, आपको ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इस गांधी युग की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं प्यारे साथियों। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ, जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1969 में। कहाँ पर? तो पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। और भी चीज़ें, जानकारी इसमें बहुत अच्छी अच्छी मिलने वाली। बस आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और बने रहना है। नेक्स्ट है, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जबकि प्यार से इन्हें लोग क्या कहते थे? इनको प्यार से लोग क्या कहते थे? तो अब बात बताएं, भाई कहते थे। अब लंगोटी पूछा गया तो भाई वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इनके पिता मोहन दास राजकोट शहर में क्या दिए थे? इनके पिता क्या थे राजकोट में? तो आप बताओ, दीवान थे। इनकी माता का नाम क्या था? तो बताओगे, पुतली बाई था। 1883 इसमें इनकी शादी कब हुई? देखिए, तो आप बताओगे 14 वर्ष की अवस्था में। किससे हुई? तो इसका उत्तर होगा कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो गया था। इनके कितने? 4 पुत्र थे। चारों पुत्र का क्या नाम था? हरिलाल, मणिलाल और रामदास और देवदास। ये चारों नाम, हरिलाल, मणिलाल और देवदास और रामदास। देखिए, 2 में दास लगा है और 2 में लाल लगा हुआ है। लेकिन इनका 5वां पुत्र किसे माना जाता है? दत्तक पुत्र। तो यानी जमुना, यहाँ यमुना लिखा है लेकिन यहाँ जमुना लाल बजाज को 5वां दत्तक पुत्र कहा जाता है। ये अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए और वहाँ वकालत की पढ़ाई की, यानी एलएलबी पूरी करके बैरिस्टर बने। और 1891 में भारत वापस आ गए। कब आए भारत वापस? तो आप बताओगे, पहली बार पढ़ाई करके कब आए? तो आप बताओगे 1891 में आए। और उसके बाद एक क्या हुआ, एक गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के लिए 1893 में वह दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका कब गए आने के बाद? तो 2 साल ही केवल इंडिया में रहे। तो आप बताओगे 1893 में। लेकिन दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, इन सब की चर्चा में मैं एक एक चीज़ की चर्चा करने वाला हूँ। बस आपको बने रहना है और वीडियो को ध्यानपूर्वक वॉच करना है, बिना इधर उधर किए। ईयरफोन या ब्लूटूथ जो भी आपके पास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गुजराती दक्षिण अफ्रीका में नटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीटर मार्टिन वर्ग स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से नीचे ढकेल दिया गया। किस स्टेशन पे? यहाँ पिट्स वर्ग होना चाहिए, पिट्स मार्टिन वर्ग, दोनों सही है। पिट्स मार्टिन वर्ग स्टेशन पर इनको क्या कर दिया गया था? नीचे ढकेल दिया गया था, क्योंकि ये प्रथम श्रेणी में भारतीयों और प्रथम श्रेणी में बैठे थे। और प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्तों को जाना जाता था। ये भारतीय कहते, भारतीय कुत्तों, अंग्रेज क्या कहते थे इनको? ये कुत्ता है। प्रथम श्रेणी में कैसे आ गया? इनको जैसे भारतीयों कहा जाता था या अफ्रीकी को थर्ड श्रेणी में बैठने की इजाज़त दी जाती थी, लेकिन इन्होंने कौन से? प्रथम श्रेणी की टिकट लेकर बैठ गए थे। अब आगे बात करते हैं। आगे, इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफ़ी मांगनी पड़ी। किस घटना के बाद? जब इनको पिट्सबर्ग से ढकेला गया था। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। पहला सत्याग्रह कब हुआ? इन्होंने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया। और ये महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका कहाँ पर लिखी थी? तो आप बताओगे, ये क्वेश्चन पूछा गया कि इंडियन ओपिनियन नामक पुस्तक कहाँ रहते हुए क्या लिखा था? तो आप बताओगे दक्षिण अफ्रीका में। कई भाषाओं में प्रकाशित हुई, किंतु
इसका प्रकाशन उर्दू में नहीं हुआ। देखिए कई भाषाओं में हुआ लेकिन इसका प्रकाशन किसमें, उर्दू में नहीं हुआ। ये चीज़ें याद करके रखना है। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। दक्षिण अफ्रीका में अपना गुरु किसे माना तो आप बताओगे, गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना गुरु माना था। अब नेक्स्ट बात होती है, महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान टॉलस्टॉय से मिली। आंदोलन की प्रेरणा, देखिए ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीटेड है कि आंदोलन की प्रेरणा किससे मिली थी, तो लियो टॉलस्टॉय से। इन्हीं से महात्मा गांधी को सर्वाधिक प्रभावित हुए। सबसे अधिक प्रभावित किससे हुए तो लियो टॉलस्टॉय से। लेकिन भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली तो आप बताओगे, भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली तो रस्किन से मिली। अब कैसे याद करोगे, भूख में व्यक्ति सोचता है रस ही मिल जाए तो काम चल जाएगा, रस, तो ऐसे याद करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ को रिलेट कर दे, नहीं तो टॉलस्टॉय में और रस्किन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यदि भूख लगी हो तो रस ही मिल जाए, या रस या नमकीन मिल जाए तो काम चल जाएगा। बस लियो टॉलस्टॉय को तो आपको याद ही कर लेगा कि आंदोलन की प्रेरणा किससे, लियो टॉलस्टॉय से मिली थी। महादेव देसाई महात्मा गांधी के सलाहकार और सचिव थे, जबकि सलाहकार सचिव थे, जबकि अमेरिकी पत्रकार मिलर जो है महात्मा गांधी के सहयोगी थे। महादेव देसाई क्या थे, उनके सचिव या सलाहकार थे, जबकि अमेरिकी पत्रकार मिलर कौन थे तो उनके जो है सहयोगी थे। अब महात्मा गांधी की उपाधियों के बारे में बात करेंगे कि बहुत ढेर सारी इनकी उपाधियां दी गई थी ब्रिटिश काल में। देखिए अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को सार्जेंट की उपाधि दी थी, क्योंकि महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में जो ब्रिटिश सेना में बहुत से भारतीयों को भर्ती कराया था। ये ब्रिटिश सेना में भारतीयों को भर्ती कराना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि बाद में हम भारत को क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे, प्रथम विश्व युद्ध में आप हमारी सहायता करो। ये घर घर जाके जो है सैनिकों को भर्ती कराया था, इसीलिए इनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट की उपाधि दे दिया, किसने, अंग्रेजों ने दिया था। और कई लोगों ने तो महात्मा गांधी को दलाल तक की उपाधि दे दी थी। अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि भी दिया। कौन सी, कैसरे हिंद की उपाधि भी दिया गया था, अंग्रेजों की सहायता कारण किया। और दूसरा कौन सा, पहला कौन था, सार्जेंट की उपाधि की बात की गई थी। चंपारण सत्याग्रह के समय सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। महात्मा की उपाधि कब मिली तो चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। अब बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू की उपाधि दिया, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें जो है राष्ट्रपिता की उपाधि दिया। देखिए सबको याद कर रखना है। देखिए बापू की उपाधि किसने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने, जबकि राष्ट्रपिता की उपाधि किसने, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनंगा फकीर कहा क्या थे तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने इनको अर्धनंगा फकीर की उपाधि दिया था, कि जब द्वितीय वेग गोल में सम्मेलन गए थे तो उसी समय इनको अर्धनंगा फकीर कहा था इन्होंने। शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें जादूगर की उपाधि किसने दिया तो आप बताओगे, शेख मुजीबुर रहमान ने दिया था। खुदाई खिदमतगार संस्था ने मंगल बाबा की उपाधि दिया था, कौन सी, मंगल बाबा की उपाधि दिया था। आइंस्टीन ने कहा था आने वाले 100-200 सालों के बाद शायद ही कोई किसी विश्वास करेगा कि है ऐसे हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा आंदोलन किया। किसने, आइंस्टीन ने कहा था 100-200 वर्षों के बाद किसी को विश्वास नहीं होगा कि ऐसे हाड़ मांस वाला कोई व्यक्ति आया था जो इतने बड़े आंदोलन को खड़ा किया था। ये बात किसने, आइंस्टाइन ने कहा था। देखिए कितने लोगों ने उनके बारे में कहा। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौट आए और इसी दिन को भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी दिवस कब आप बताओगे, 9 जनवरी को मनाया गया था। और वहीं आपको बता दूं 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं, देखिए 1916 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया। इस आश्रम के लिए धन अंबालाल साराभाई ने दिया था। किसने, देखिए साबरमती आश्रम के लिए धन किसने दिया था तो अंबालाल साराभाई। देखिए ये चीजें याद करके रखना है। इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी की कुटिया हृदय कुंज कहलाता था। जो महात्मा गांधी की कुटिया किस नाम से जानी जाती थी आप बताओ कि हृदय कुंज के नाम से जाना जाता था। ये खान सर के PDF नोट्स हैं, आप इसको पाना चाहते हो तो जनमानस क्लासेस पे आप
विजिट करके पा सकते हैं। चलते ही नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे साथियों। 1916 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार ने किया था। 1916 में पहली बार कांग्रेस की किसी भी आंदोलन में शामिल हुई और जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण किसने मजूमदार ने किया था। इस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए नीले जमींदारियों के 3 कठिया पद्धति यानी 3/20 कट्ठे की जानकारी दी और इन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण किसने बुलाया था तो बताओगे क्या? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था चंपारण आने के लिए 3 कठिया पद्धति के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। 1917 में गांधी राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ चंपारण पहुंचे, वहां सफल सत्याग्रह किया। देखिए कौन कौन थे ये चीजें याद। राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ ही पहुंचे। अंग्रेजों ने 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दी और भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। इनकी सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें क्या है महात्मा की उपाधि चंपारण आंदोलन के समय ही दिया था। देखिए बात अभी हो चुकी है जो उपाधियों के बारे में हम बात कर रहे थे। 1918 में महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया। इसमें किसानों के बढ़े हुए टैक्स को माफ कराया। खेड़ा सत्याग्रह किससे था? किसान से संबंधित था। किसान पे बढ़े हुए टैक्स या लगान के विरुद्ध में था। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल पहली बार कब किया तो आप बताओगे? खेड़ा सत्याग्रह में इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन सत्याग्रह में जो है इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। पहली बार इंडिया में भूख हड़ताल कब तो आप बताओगे? मिल मजदूर आंदोलन में किया था। अब रिमार्क के बारे में बात करते हैं। इनके 4 चरण थे आंदोलन के। कौन था? पहला सत्याग्रह, फिर दूसरा भूख हड़ताल करते थे, चौथा बहिष्कार, तीसरा बहिष्कार और चौथा हड़ताल करते थे। ये 4 चरणों में क्या करते थे तो आप बताओ? आंदोलन करते थे। देखिए अभी आपने भूख हड़ताल के बारे में बात किया, उसके पहले आपने सत्याग्रह की बात की थी। अभी बहिष्कार और हड़ताल क्या था इन सब की चर्चा करूंगा। किस किस आंदोलन में बहिष्कार किया, किस में हड़ताल किया। अब बात करते हैं रोलायट एक्ट के बारे में। रोलायट एक्ट से मुझे लगता है लगभग सब लोग जितने कंपटीटर होंगे परिचित होंगे ही। भारतीय क्रांति को दबाने के लिए सिडनी रोलायट यानी ने आर्कियल एंड रेवोल्यूशन एक्ट लाया, जिसके तहत शक के आधार पर पुलिस किसी भी को गिरफ्तार कर सकती थी। यानी किसी को शक होता है कि षड्यंत्र कर रहा है, रोलायट एक्ट में क्या है शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर किया जा सकता था। इसमें बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील कानून कहा गया। गांधी जी ने इसे काला कानून भी कहा। काला कानून किसे? गांधी जी ने। यानी इस कानून के तहत कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो ना तो दलील कर सकता है ना तो वकील कर सकता है, मतलब कोई अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। इतना भयंकर कानून था। अब बात करते हैं इसके तहत पंजाब के 2 नेताओं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था इसी रोलायट और उसी के लिए जो है उन्हीं को छुड़वाने के लिए। और रोलायट एक्ट के विरोध में जो है जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे, वहीं पर जो है सब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब बात करते हैं रोलायट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए और इस समय भारत का वायसराय कौन था तो आप बताओगे? जेम्स फोर्ड था। देखिए ये चीज़ें कई बार पूछी गई, पीसीएस हो, यूपी पीसीएस में या समीक्षा अधिकारी में ये चीज़ें पूछी गई हैं, तो इन सब चीज़ों को या ध्यानपूर्वक ये जो ना आ रहा हो स्क्रीनशॉट ले नोट कर लिया करें। पंजाब का लेफ्टिनेंट ओडायर ने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जलियांबाग हत्याकांड कि दोनों को याद करके रखना है। ओ डायर ने जो है आर डायर को जलियांवाला बाग भेजा, जहां पर आर डायर ने निहत्थे लोगों को आपने ओ डायर गोलियां चलवा दी। किसने जो है आर डायर को भेजा था तो ओ डायर ने, आर डायर दोनों भाई ही थे। अब बात करते हैं हंसराज नामक भारतीय ने जलियांवाला बाग की सूचना अंग्रेजों को दे दी थी। ये अपना एक देसी व्यक्ति ही था जो हंसराज नामक व्यक्ति ने क्या
जलियांवाला बाग की सूचना किसको दी थी? तो अंग्रेजों को दिया था। जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण पूरे भारत में विरोध हुआ, बहुत जबरदस्त विरोध हुआ उस समय। अब बात करते हैं, गांधी जी ने जो है कैसरे हिंद की जबकि उपाधि त्याग दी, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जो है त्याग दिया। और वहीं डॉक्टर शंकर दयाल ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से जो है त्याग पत्र दे दिया। इन सब ने इसके विरोध में, देखिए, गांधी जी ने जो है कैसरे हिंद की, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि, शंकर दयाल ने जो है कार्यकारिणी परिषद जो है से जो है अंग्रेजों की बहिष्कार करके त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति बनाई। इस समिति ने कहा कि यह जनरल डायर द्वारा जल्दबाजी में किया गया मूर्खतापूर्ण कदम था। किसने कहा था? जनरल डायर द्वारा जो है किया गया ये जो है मूर्खतापूर्ण कदम था। तो अब बताओ कि मालवीय समिति ने कहा था। अंग्रेजों ने इसके जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया। इस कमीशन में जनरल डायर को सही ठहराया गया, जबकि जनरल ओ डायर को लंदन में सम्मान के रूप में तलवार दिया गया। देखिए, मार हत्या करके इतना गया, उसको वहां पर सम्मानित किया जा रहा है। 1940 में उधम सिंह ने लंदन जाकर ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दिया था। कहां पर? लंदन में मार दिया था। अब बात करते हैं होम रूल आंदोलन 1916 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। प्यारे साथियों, बने रहे आप हमारे साथ। यह आयरलैंड से प्रेरित था। इसकी शुरुआत दो चरणों में हुई। पहला चरण बाल गंगाधर तिलक ने कब? 1916 में महाराष्ट्र में प्रारंभ किया था। 1916 में कहाँ से? तो बताओगे पहला चरण महाराष्ट्र में शुरू हुआ, और किसने? बाल गंगाधर तिलक ने किया। इसी आंदोलन के दौरान इन्होंने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किस आंदोलन? तो होम रूल लीग आंदोलन में के समय ही कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बात किसने कहा? तो बताओ, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। वेलेंटाइन सिरोल ने ही जो है वेलेंटाइन सिरोल ने तिलक जी को भारतीय शांति का जनक यानी इंडियन अर्नेस्ट कहा था, जिसके कारण ये उस पर केस करने लंदन चले गए। देखिए, सोचो कितना आप सामान्य व्यक्ति के, इन्होंने कहा कि अशांतिक जनक कहा, और ये जो है लंदन चले गए थे इनके खिलाफ केस दर्ज कराने। लंदन चले गए, जिस कारण 1918 में होम रूल का पहला चरण जो है समाप्त हो गया। अब बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक कहा जाता है। इनकी अर्थी को महात्मा गांधी तथा शौकत अली ने कंधा दिया था। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। होम रूलिंग का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? देखिए, लंगोटी सब ये सब चीजें पूछे गए। किसको अर्थी के समय कौन उपस्थित था, किसने अर्थी में कंधा दिया था। होम रूलिंग का दूसरा चरण जो है 1926 में एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया, और इनका होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैल गया, किंतु अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर 1918 में इन्हें छोड़ा। तो यहाँ 26 नहीं 16 ही होना चाहिए था। फिर से 1900 यहाँ 26 ना समझे, 1916 ही समझे। छोड़ा तो होम रूल लीग पूरी तरह से जो है समाप्त हो चुका था। होम रूल का उद्देश्य था प्रांतीय स्वायत्ता यानी राज्यों का स्वशासन था। यहाँ पर 1926 के जगह 1916 में ही कुछ महीने बाद इन्होंने प्रारंभ किया था, लेकिन पहले बाल गंगाधर तिलक ने ही प्रारंभ किया था। अब बात करते खिलाफत आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ था, एक एक चीज के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मुसलमानों से यह वादा किया कि वह तुर्क का विभाजन नहीं करेंगे, तुर्की जो देश था उसका विभाजन नहीं करेंगे। किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया और उसे आपस में बांट दिया। इसका विरोध तुर्क के खलीफा ने किया, और भारत के इसी विभाजन के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया था। खिलाफत आंदोलन क्या था? तुर्की के विभाजन के विरोध था, ये चीज विरोध में था, शुरू किया। अखिल भारतीय खिलाफत बैठक दिल्ली के फिरोज शाह कोटलम। अली खिलाफत बैठक कहाँ पर हुई? तो आप बताओगे दिल्ली की। कहाँ पर? तो आप बताओगे फिरोज शाह कोटला मैदान में किया।
कब हुआ? तो 23 नवंबर 1919 को पहली इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन को रद्द किया और भारत के खिलाफत आंदोलन को समाप्त हो गया। देखिए बाद में इन्होंने क्या किया, विभाजन को रद्द भी कर दिया और फिर ये आंदोलन जो है खत्म हो गया। कौन सा? आप बताओगे? खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बारे में बात करते हैं प्यारे साथियों। 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन। इसी के बाद जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें पूरे देश में जनता ने भाग लिया था। गांधी जी ने कहा था, हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और निश्चित ही 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। कहा कितने वर्ष में? 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन हालांकि मिली नहीं। महात्मा गांधी के कहने पर वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया। विद्यालयों ने अंग्रेजों को स्कूल छोड़ दिए। विद्यालयों में बच्चों ने जो अंग्रेजों का स्कूल छोड़ दिया। धोबी मोचिया और बावर्ची ने अंग्रेजों का काम करने से मना कर दिया। लोग अंग्रेजों के वस्तुओं के खरीदना छोड़ दिए और दुकानदार उसे बेचना छोड़ दिए। इससे अंग्रेजों की भारी नुकसान हुई, किंतु आंदोलन आज़ादी नहीं दिला सकी। ये आपने जाना चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके कारण ये आंदोलन अपने अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंच पाया। देखिए कितना जबरदस्त आंदोलन था ये। लगभग इसमें सभी लोग समर्थन कर रहे थे। अब बात करते हैं दक्षिण भारत में। यह आंदोलन जो है गोपालाचारी ने किया। इसी आंदोलन के दौरान जो है मैलाग मजरूल हक ने पटना में सादत आश्रम की स्थापना की और सियारदास मोतीलाल नेहरू ने भी इसको जो है आगे बढ़ाया और प्रारंभ से ही आंदोलन का विरोध किया, किंतु बाद में वह भी आंदोलन से जुड़ गए। पहले इन्होंने क्या, इस आंदोलन का विरोध किया, बाद में कहे कि नहीं, इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। कौन? सियारदास मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया था, लेकिन बाद में ये भी आंदोलन का समर्थन की। आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष सियारदास ही थे। इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष कौन से थे? असहयोग आंदोलन में, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट में, तो आप बताओ सियारदास थे। तथा पहली महिला बसंत देवी थी। पहली महिला कौन थी जो जेल गई? बसंत देवी थी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा लिखा है, चौरी चौरा में भीड़ ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। इस घटना के समय महात्मा गांधी गुजरात थे। इस घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे तो बताओगे? चौरा चौरा कांड के समय तो बताओगे? ये कहाँ? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, गुजरात थे। इन्होंने हिंसा से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित कर दिया और महात्मा गांधी के इस कदम का पूरे भारत में विरोध हुआ। लेकिन इन्होंने एक शब्द पहले ही कहा था कि इस आंदोलन में कहीं पर भी हिंसा नहीं होना चाहिए। यदि हिंसा होगी तो मैं इस आंदोलन को स्थगित करूंगा। ये हिंसा को नहीं देख पाए और आंदोलन को 12 फरवरी, देखिए डेट तक याद करके रखना ही। 5 फरवरी ये तो बहुत बार पूछा गया है, पहले 4 फरवरी माना जाता, लेकिन अब डेट डिक्लेयर कर दिया गया 5 फरवरी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यदि कश्मीर के किसी गांव में हिंसा हुआ तो उसका सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों सजा दी जा रही? इन्होंने जब आंदोलन स्थगित कर दिया कि कश्मीर में किसी गांव में हिंसा हुआ तो कन्याकुमारी में इसकी सजा क्यों दी जा रही है। मेरे गांधी जी ने पूरे देश में जो है इसको स्थगित कर दिया था। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जनता का उत्साह अपने चरम पर था, तो गांधी जी इस आंदोलन को स्थगित कर एक मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया। जब ये किसने कहा था तो बताओ? सुभाष चंद्र। यानी वक्तव्य आपको याद करके रखना है। 10 मार्च 1922 को जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी की 6 वर्ष की जेल की सजा हुई और 1924 में खराब स्वास्थ्य के कारण जेल से रिहा कर दिया गया। 1924 में गांधी जी ने बेलग्राम में गांधी कांग्रेस की अधिवेशन किया। 1924 पहली बार एकमात्र बार इन्होंने जो है गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता किया था 1924 में, बेलगांव कर्नाटक। अब बात करते हैं स्वराज दल के बारे में बात करते हैं। अभी कई चीज़ें बात होगी, बस आराम से वीडियो को ध्यानपूर्वक आपको वॉच करते रहना है। 1922 में
कांग्रेस की गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी की गठन हुई। स्वराज पार्टी की गठन कब हुआ? तो 1922 में। अब बताओगे किस अधिवेशन में? गया अधिवेशन में हुआ था। हम बात करते हैं 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में हुआ। कहाँ पर? अधिवेशन स्वराज गठन की चर्चा हुई और गठन कब हुआ तो बताओगे 1 जनवरी 1923 में। कहाँ पर? प्रयागराज में या अब तो प्रयागराज है। इसके पहले अध्यक्ष कौन हुए? सी आर दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू बने। यही दोनों इस पार्टी के संस्थापक भी थे। कौन से? आप बताओगे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ही इसके क्या बने? तो संस्थापक सदस्य थे। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था केंद्रीय विधानसभा यानी संसद के में घुसकर सरकारी काम में बाधा डालना। इसके लिए इन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और जनता से यह वादा किया कि वह किसी भी सरकारी पद नहीं लेंगे। केंद्रीय विधानसभा में 100 सिरों में स्वराज को 42 सिरे प्राप्त हुए। कितने? 100 सिरों में से कितना? 42, यानी कह सकते हो 100 में से 42 सीटें प्राप्त हुई, जिस कारण 1923 में चुनाव में स्वराज पार्टी सबसे बड़ा विपक्षी पार्टी बनी। सबसे बड़ा विपक्षी पार्टी कौन बनी? तो आप बताओ स्वराज पार्टी बनी। आप बताइए इनका कार्य क्या था? अभी बात हो चुकी। सरकारी काम में बाधा डालना, राज्य की स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता प्रदान करना, डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना, ये सब चीज़ें जो है। डोमिनियन स्टेट क्या होता है कि केंद्र में आप बाहरी चीज़ें तो कौन देखेंगे? अंग्रेज, लेकिन जो है आंतरिक पूरी सत्ता किसके? भारतीयों के हाथ में रहेगी। अब बात करें स्वराज ने ली कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू होने दिया, जो जाति की उच्चता को बरकरार रखने की बात करते थे, यानी जाति की उच्चता और निम्नता के बारे में बात करता है। ली आयोग में क्या कहा? उच्च जातियों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, निम्न जातियों को प्रेफरेंसेस के। तो ली आयोग की जो बात थी, रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। स्वराज दल के मुंडी मैन कमीशन का भी रिपोर्ट पारित नहीं होने दिया। मुंडी मैन की रिपोर्ट को ही पारित नहीं होने दिया। इसमें राज्यों में स्वतंत्रता न लाकर द्वैध शासन की बात कर रहा था। द्वैध शासन की कौन सा? मुंडी मैन रिपोर्ट कर रहा था, तो इसको भी लागू नहीं होने दिया। विठल भाई पटेल भारतीय बने, जो विधानसभा के अध्यक्ष बने, ये स्वराज दल के थे। विठल भाई पटेल पहला भारतीय जो विधानसभा का अध्यक्ष बना तो विठल भाई पटेल बने। मोतीलाल नेहरू ने सरकारी पद ले लिया, जिस कारण जनता का विश्वास इस पार्टी से उठने लगा और 1988 आते आते यह पार्टी समाप्त हो गई। देखिए मोतीलाल नेहरू ने सरकारी पद, इन्होंने कहा था चुनाव लड़ने से पहले हम कोई भी सरकारी पद नहीं लेने, केवल हम वहां पर जाएंगे, विरोध करेंगे अंग्रेजी नीतियों का। तो अंततः लोगों ने कहा कि ये सब केवल झूठ बोल रहे थे और इन्होंने क्या किया? कहे सरकारी पद भी ले लिया, अब ये जो है हमारे लिए कोई काम नहीं करेंगे। बलसाड़ सत्याग्रह के बाद 1924 में हुआ। यह गुजरात में बलसाड़ से डकैती कर के विरुद्ध प्रारंभ हुआ था। अंग्रेजों को डकैती कर रद्द करना पड़ा। बलसाड़ क्या था? तो डकैती कर के विरुद्ध में था, गुजरात के बलसाड़ जिले में। इसके नेतृत्व किसने? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वाइकोन सत्याग्रह 1924-25 में। यह केरल के मालवाड़ तट पर प्रारंभ हुआ था। इजवा जनजाति के लोगों को मंदिर के आगे के रास्ते से जाने से रोका गया था। कौन सा? मंदिर से आगे जाने से रोका गया था, जिसके विरुद्ध टी के माधवन ने यह आंदोलन प्रारंभ किया था और सफल भी रहा। तो वाइकोन सत्याग्रह कहाँ से संबंधित है? बताओगे केरल के मालवाड़ जिले से संबंधित है। और ये जनजातियों को मंदिर में आगे के रास्ते जाने से, कौन सी जनजाति? इजवा जनजाति को रोका गया था, इसीलिए विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। बाद में इनको जो है अनुमति मिली कि आगे के रास्ते भी जा सकते हैं। अब साइमन कमीशन के बारे में बात करते हैं। अंग्रेजों ने यह वादा किया कि 1919 के अधिनियम में 10 वर्षों के बाद पुनः सुधार करेंगे, किंतु भारतीयों में आपसी मतभेद बहुत अधिक था, जिस कारण भारत के राज्य सचिव वर्केनहेड, देखिए कौन से? भारत के राज्य सचिव वर्केनहेड 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया। अब साइमन कमीशन का गठन किसने किया था? तो वर्केनहेड ने किया था, करवाया। यह 7 सदस्यों वाला आयोग था, सभी अंग्रेज सदस्य थे। इसमें सब क्या थे? सभी अंग्रेज
सदस्य थे। इसके अध्यक्ष साइमन थे। क्लेमेंट इटली भी इसके जो है सदस्य थे। क्लेमेंट इटली भी इसके अध्यक्ष सदस्य थे। आगे जाकर ब्रिटेन के पीएम बने। जो क्या बने आप बताओगे? क्लेमेंट इटली पीएम बने थे। साइमन कमीशन 1919 की अधिनियम की जांच करने आया था। इसका विरोध जो है, अब इसका कहा जाए साइमन कमीशन मूल नाम क्या था? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन या भारतीय वैधानिक आयोग था। यह फरवरी 1928 को जब आया, जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो अत्यधिक विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे। विरोध प्रदर्शन में पंजाब ने लाला लाजपत राय के ऊपर लॉर्ड सैंडर्स के नेतृत्व में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके चोट से इनकी क्या हो गई? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे पीठ पर एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये देखिए, ये चीज़ें इसमें पैराग्राफ के रूप में है, तब भी आपको समझ सकते हैं। किसने कहा था मेरे पीठ पर एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी? तो आप बताओगे लाला लाजपत राय ने। किसको जो है पीट कर मार दिया गया तो गया था साइमन कमीशन जब आया था, तो आप बताओगे लाला लाजपत राय को ही। हत्या का आरोप लगाकर भगत सिंह को आखिरी कील साबित होगी। साइस की हत्या का आरोप लगाकर भगत सिंह को फांसी दिया। समस्त भारत ने इस आयोग के विरोध किया और इसे श्वेत कमीशन कहा। श्वेत कमीशन किसे तो बताओगे? साइमन कमीशन को। दक्षिण अफ्रीका में जस्टिस पार्टी तथा यूनिस्ट पार्टी ने इसका समर्थन किया और विरोध के बावजूद साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट दे ही दिया। इतना विरोध होने के बावजूद भी इसने जो है अपनी रिपोर्ट भारत सौंप दिया। अब बात करते हैं, देखिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत म्यांमार को भारत से अलग क्या कर दिया गया? तो आप बताओगे 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। और इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में प्रांतीय चुनाव 1937 में करा दिया गया। इस चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हुई तथा 8 राज्यों में कांग्रेस ने जो है सरकार बनाया। वहीं पंजाब और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। 2 राज्यों में कहा, देखिए पंजाब और सिंध में किसकी सरकार बनी? मतलब मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। अब बताते हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन के विरोध के कारण भारत के राज्य सचिव वर्केन हेड ने भारतीयों को एक चुनौती दी। यदि सर्वसम्मति से वह अपना कानून बना लेंगे तो उसे ब्रिटेन में पारित करा दूंगा। यह चुनौती को स्वीकार कर मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था डोमिनियन स्टेट यानी स्वायत्त राज्य की स्थापना करना था। किंतु मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया, जिस कारण नेहरू रिपोर्ट पारित नहीं हो पाया। देखिए, इसका मतलब इन्होंने कहा था सर्वसम्मति से पारित होगा तभी इसको मान्य करेंगे, अन्यथा नहीं। नेहरू रिपोर्ट किसने? तो मुस्लिम लीग ने और उनके मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका विरोध किया, क्योंकि स्वतंत्रता को वो चाहते, स्वायत्तता नहीं चाहते, स्वतंत्रता चाहते थे। इस पूरी स्वतंत्रता की बात की जाए, स्वतंत्रता का नहीं, तो दोनों उनके पुत्र ने ही, इसलिए ये जो है संविधान के रूप में परिणत नहीं हो पाया। अब बताते 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला क्या था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। 14 सूत्री नेहरू रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में जिन्ना ने 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला दिया। अंग्रेजों ने इसे स्वीकार नहीं किया, अंग्रेजों ने इसको भी स्वीकार नहीं किया। अब बात करते हैं लाहौर अधिवेशन के बारे में बात करते हैं। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव किसने पारित किया बताओ? कि लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। साथ ही निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इसी कारण 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बावजूद भी 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया कि ये तारीख जिंदा रहे। देखिए, इसी अधिवेशन लाहौर के किस नदी के? रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और मध्य रात्रि पर पूरी दुनिया सो रही है जब भारत क्या है? स्वतंत्रता की नींव रख रहा है।
इसीलिए क्या हुआ था, जब आज़ाद हुआ भारत, तो मध्य रात्रि को ही इन्होंने इसकी घोषणा की, जब दुनिया सो रही है तो भारत जो है अपनी स्वतंत्रता की जो है नींव रख रहा है। अब दांडी मार्च के बारे में बात कर लेते हैं। दांडी मार्च 1900 कब हुआ था? दांडी मार्च, गांधी जी ने इरविन को अपनी 11 सूत्री मांग सौंप दी, किंतु इरविन ने इससे अस्वीकार कर दिया था। इस कारण महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 यासी कह के मिलता है, अनुसूचित जाति के सहयोगियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए, यहाँ नामक लिखा है, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी की ओर चल दिए। और उनके साथ सरोजिनी नायडू भी थी। 240 मील, 240 गुणे 1.5 यानी 385 किलोमीटर की यात्रा। अब यहाँ पर देखिए 240 मील चले थे, एक मील में 1.52 मीटर होता है, तो इससे गुणा करेंगे तो आपको किलोमीटर पता प्राप्त हो जाएगा। यात्रा की और 24 दिन में पूरा किया। और कब पूरा हुआ इनका? तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा पूरा हुआ। और गांधी जी ने जो है दांडी में आसोन विधि द्वारा नमक बनाया। इसके साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। नमक बनाने की विधि क्या समुद्र से, तो बताओगे? आसोन विधि आप याद कर सकते हैं। अब कितने किलोमीटर चले थे? 385 किलोमीटर। अब या तो मील में कहेगा 240 मील, और नहीं तो आप 1.52 से गुणा करके आप इसको देखिए कितना, इसमें मैथमेटिक्स भी लगा दिया गया है। अब सिविल अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 1930। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। नमक आंदोलन के बाद ही कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था? दांडी यात्रा की सफलता को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। कश्मीर के क्षेत्र में अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतदार संस्था की गठन किया। इन्होंने लाल कुर्ती सेना का गठन किया। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। अब सीमांत गांधी किसे, तो आप बताओगे? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। छपरा के कैदियों ने नंगा विरोध कर दिया क्योंकि वह स्वदेशी वस्त्रों की मांग कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में इसका नेतृत्व चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, जबकि मुंबई में इस आंदोलन का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने 25,000 आंदोलनकारियों के साथ। देखिए मुंबई में सरोजिनी नायडू ने 25,000 आंदोलनकारियों को लेकर धरसना नामक स्थान पर पहुंची, किंतु इसकी सूचना पहले ही अंग्रेज को लग गई और अंग्रेज ने इस आंदोलन को दबा दिया। इस आंदोलन के दौरान लड़कों की बांदरी सेना, लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया। देखिए ये दोनों चीजें याद करें, लड़कों की क्या थी? बांदरी सेना, जबकि लड़कियों की क्या थी? मंजरी सेना का गठन किया गया था दर्शना वाले में। यह आंदोलन आंशिक रूप से सफल रहा क्योंकि इस आंदोलन के कारण अंग्रेजों ने टैक्स में कटौती किया तथा मादक पदार्थ जैसे सिगरेट और शराब के उत्पादन में कमी किया। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, क्योंकि भारत के इस आंदोलन के कारण कोई कांग्रेस प्रतिनिधि वहां भाग लेने नहीं गया। कि प्रथम में तो कोई नहीं गया, लेकिन द्वितीय में कौन गया, तो बताओ कि महात्मा गांधी जी गए थे भी आंदोलन। जब गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। इस कारण इंग्लैंड से इरविन पर दबाव आने लगा और वह कांग्रेस की इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजे गए। इसी दबाव में आकर इरविन ने समझौता करने पर विचार किया कि हाँ गांधी जी को भेजा जाए। इरविन ने गांधी जी से आग्रह किया कि यदि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे तो गांधी जी की कुछ बातों को मान लिया जाएगा, जिससे समय सबसे प्रमुख राजनीतिक कैदियों को रिहाई थी। इस समझौते के तहत जो भगत सिंह को नहीं रिहा किया गया क्योंकि उन पर आपराधिक मुकदमा था। देखिए क्यों राजनीतिक कैदियों की बात की गई थी, आपराधिक वाले को छोड़ने की बात नहीं की गई थी। अब बात करते हैं सरोजिनी नायडू ने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी गई। जब उस समय इन्होंने पैक्ट किया तो उस समय कहा गया कि ये दोनों क्या हैं? दो महात्मा हैं,
महात्मा की संज्ञा दी गई है। इस समझौते के तहत 7 अप्रैल 1931 को महात्मा गांधी एसएस राजपूताना नामक, देखिए जहाज भी पूछा गया कि जहाज से गए थे, तो एसएस राजपूताना नामक, देखिए एसएस राजपूताना नामक जहाज से लंदन पहुंचे, जहां बिस्टर चर्चिल ने उन्हें अर्धनंगा फकीर कहा था। देखिए अर्धनंगा फकीर की उपाधि किसने दी थी, तो बताओगे बिस्टर चर्चिल ने किया था। सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रमजे डोनाल्ड ने दलितों के लिए अलग क्षेत्र अर्थात सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड से बात की। इसी कारण महात्मा गांधी सम्मेलन को छोड़कर भारत लौट आए और पुनः सविनय आंदोलन को आगे बढ़ाया। ये क्या था, जैसे अब तो मुस्लिमों को अलग निर्वाचन की व्यवस्था किया थी कि मुस्लिम को मुस्लिम ही चुनेंगे, और उसके बाद जो है दलितों को कहा था दलित को केवल दलित ही चुनेंगे, यानी दलित के वोट। अब पता चला कि एक गांव में 100 लोग हैं और दलित व्यक्ति की सीट आया, तो और उसमें 30 लोग क्या है दलित है, 30 ही लोग के वोट से वो जीत जाएगा और 70 लोग की कोई माने नहीं रहेगी। तो ये चीज़ तो गलत थी कि समझ लो एक बार और बंटवारा होने था, मुस्लिम हिंदू में भी तो बंटवारा होता, तो ये चीज़ें गलत हुई और बाद में इसका विरोध किया और ये जो है दलित पंचायत को ख़त्म किया गया। सभी ने योगदान आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी गिरफ्तार करके पूना के एरवदा जेल में कैद कर दिया। कहाँ पर रखे गए थे, तो एरवदा जेल में रखा गया। अब गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय प्रशासन की चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 सितंबर 1930 को। इस आंदोलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उस समय क्या महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। देखिए एक साल बाद 7 सितंबर 1931 महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया, किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने कौन सा सांप्रदायिक पंचायत की बात कही, जिसके कारण महात्मा गांधी जो है इस आंदोलन को छोड़कर चले आए। अब आपको बता दूं, अंबेडकर साहब तीनों आंदोलनों में भाग लेते, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों भाग लिए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 17 नवंबर 1932 को, एक साल बाद द्वितीय के। इस आंदोलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसी सम्मेलन में मैकडोनाल्ड ने दलितों को पृथक क्षेत्र यानी सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। देखिए बात सांप्रदायिक पंचायत की द्वितीय में की गई, लेकिन घोषणा किसमें, आप बताओ, तृतीय में की गई। अब तृतीय में बात आगे बढ़ती है, प्यारे साथियों बने रहें। देखिए इसमें दलितों के पृथक क्षेत्र की बात की गई। देखिए पूना समझौता में अब बात की, देखिए 24 सितंबर 1932 में ही सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई और दलितों को आरक्षण सहित पृथक क्षेत्र दिया। महात्मा गांधी ने पूना के एरोदा जेल में अनशन कर दिया और तेज बहादुर सफरू और मदन मोहन मालवीय के सहयोग से गांधी जी ने अंबेडकर जी के समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। इसको वापस करने के बाद कहा कि ये सांप्रदायिक पंचायत को वापस कर दो, नहीं तो बाद में पछताओगे, अंग्रेज हमको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके तहत जो 71, देखो इसके तहत दलितों के लिए जो है कितने थे, 71 सीटों से बढ़ाकर 148 कर दिया गया, अर्थात दलितों को आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। देखिए अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं, संयुक्त निर्वाचन मतलब कि एक दलित जब चुना जाएगा तो उसको सभी वर्गों के लोग चुनेंगे। पहले क्या था, दलित पंचायत में केवल दलित ही चुनेंगे, तो बाद में हुआ। अब हरिजन सेवक संघ के बारे में बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी ने दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इन्हें हरिजन नाम दिया। 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ आल्ट अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना भी किसने किया, तो महात्मा गांधी ने किया, स्थापना किया। आगे चलकर ये इसी का नाम हरिजन सेवक संघ पड़ा। अब मुस्लिम लीग के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना जो है ढाका में 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीमुल्लाह ने किया था। इस समय वायसराय मिंटो सेकंड थे। कौन से मिंटो सेकंड थे। 1909 में मुस्लिम लीग की मांग पर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया और इस कारण कांग्रेस तथा लीग में विवाद होने लगा। देखिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र इनको मिल गया था कब, 1906 में। वो तो चलिए ये तभी बहुत बात की बात गोलमेज थी। 1906 में ही सलीमुल्लाह खां ने इसका गठन किया और 1909 में इनको क्या मिल गया था, तो एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया था।
मार्ले मिंटो सेकंड थे उस समय के वायसराय। अब बात करते हैं एनी बेसेंट तथा तिलक जी के सहयोग से 1916 में कांग्रेस और लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल तथा मुस्लिम लीग जो है एक हुई। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। 1929-30 के दौरान मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम द्वि राष्ट्र की बात कही थी। किसने सबसे पहले द्वि राष्ट्र की बात की थी 1929-30 में? तो होता है मोहम्मद इकबाल ने किया था। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। देखिए धीरे धीरे अब यही इस बीच पड़ रहा है कि एक दो राष्ट्र होंगे। 1937 में चुनाव के फलस्वरूप कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी और वायसराय की परिषद में कांग्रेस का दबदबा था और मुस्लिम लीग की शक्तियां जो है कमजोर होती दिख रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने बिना भारतीयों तथा कांग्रेसियों की अनुमति के ही घोषणा कर दिया कि 3 लाख भारतीय सैनिक इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे, जिस कारण कांग्रेस ने 22 दिसंबर 1939 को वायसराय के परिषद से त्याग पत्र दे दिया और इससे खुश होकर मुस्लिम लीग ने 12 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस का मनाया था। तो बताओ 12 दिसंबर, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस की कार्यकारिणी से जो है इस्तीफा दिया था, इसी कारण से कि मुक्ति मिल गई सबको, इसीलिए मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 1940 में मुस्लिम लीग को लाहौर अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता जिन्ना ने किया। इन्होंने स्पष्ट रूप से पृथक पाकिस्तान की मांग की। 1940 में लाहौर अधिवेशन पृथक पाकिस्तान की मांग की। 1945 में लॉर्ड बेबल ने भारत के विभिन्न पार्टियों का आपसी समन्वय तथा सहयोग बनाए रखने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया। शिमला सम्मेलन किसने बुलाया? तो बताओ बेबल ने बुलाया था, आपसी पार्टियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए। किंतु सम्मेलन में मुस्लिम लीग पूर्णतः पृथक पाकिस्तान की मांग पर टिकी रही, किंतु सम्मेलन में मुस्लिम लीग की बात नहीं मानी गई और मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को के कारण सम्मेलन क्या हुआ? विफल हो गया। देखिए अब मुस्लिम लीग कितना अपनी जो है आक्रामक उस पर आ गया कि अब कुछ नहीं चाहता कि उल्टा हमको बंटवारा चाहिए। प्रत्यक्ष कार्रवाई क्या था, इसके बारे में चर्चा करें। शिमला सम्मेलन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। प्लान घोषित किया, इसके तहत पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे फैलाए, पूरा हर जगह मार काट फैला दिया कि हमको बंटवारा चाहिए। सबसे बड़ा दंगा बंगाल के नौखली में हुआ। मुस्लिम लीग का नारा था बांटो और आजाद करो। क्या? बांटो और आजाद करो। इन दंगों के तंग आकर कांग्रेस के सीआर फार्मूला का आधार पर विभाजन का समर्थन किया। लॉर्ड माउंटबेटन की यह विशेष सलाह पर भेजा गया यथासंभव हो भारत को संयुक्त रखे, किंतु सांप्रदायिक दंगों को तंग आकर जो है माउंटबेटन ने भी सीआर फार्मूले का समर्थन किया। पहले कहा गया इसको संयुक्त रखा जाए, लेकिन क्या हुआ, इतना दंगे को देखकर क्या किया गया था कि नहीं, फार्मूला जो बांटने की फार्मूला था सीआर फार्मूला को, उसको एक्सेप्ट किया गया, समर्थन किया। बाल्कन प्लान के तहत 14 अगस्त 1944 को भारत का विभाजन कर दिया गया। रेड क्लिफ के नेतृत्व में पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ नामक विभाजन रेखा खींच दी गई। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के निर्माता कहा जाता है। वह लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री और भारत के पहले जो है संयुक्त भारत के पहले वित्त मंत्री भी बने थे। कौन? आप बताओगे? लियाकत अली। अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें। जल्दी ही ये सेशन खत्म होने वाला, बस बने रहे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1987 को उड़ीसा के कटक में हुआ। इनके गुरु सीआर दास। इन्होंने 1920 में इंडियन सिविल सर्विस ने आईसीएस की परीक्षा पास किया, किंतु 1921 में इन्होंने त्याग पत्र दिया और राजनीति में प्रवेश कर 1938 में गुजरात के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। कब इन्होंने परीक्षा पास की? तो आप क्या बताओगे? 1920 में इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस की परीक्षा पास की। 1921 में इन्होंने त्याग पत्र देके जो है राजनीति में शामिल हुए और कौन से हरिपुरा अधिवेशन किया 1938 में। फिर 1939 को ये चुने गए त्रिपुरा अधिवेशन में। 1939 को एमपी के त्रिपुरी के महात्मा गांधी के उम्मीदवार कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे गांधी जी।
किंतु इस अधिवेशन में मतदान के द्वारा अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस को चुना गया और गांधी जी और बोस के बीच मत क्या हो गया, आप बताओ, मतभेद हो गया। कांग्रेस इतिहासकार उस समय कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया थे। आपको बताओ गांधी जी झल्ला गए। इसी कारण से जो है गांधी जी ने कहा कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, मेरी हार है। इसी कारण से जो है सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस के मतभेद होने के कारण जो है त्यागपत्र दे दिया और उससे अलग जो है फॉरवर्ड पार्टी की स्थापना 1930 में कर दिया इन्होंने। 1939 होना चाहिए, यहाँ गलत लिखा हुआ है, 1939 में फॉरवर्ड पार्टी की स्थापना, यहाँ 30 लिखा हुआ है। कांग्रेस के खाली पदों पर राजेंद्र प्रसाद को बैठा दिया गया। 1940 में भड़काऊ भाषण के कारण जो है बोस को जेल भेज दिया गया। 1941 में जेल से क्या हो गए, रिहा हो गए और जर्मनी से जाकर हिटलर से मिले। हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि से जो है नेताजी की उपाधि दिया और हिटलर जिन भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया था उसको जो है इनको सौंप दिया। सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया और इन सैनिकों को हथियार और ट्रेनिंग जापान ने दिया। देखिए, जो जर्मनी ने सैनिक दिया था उसको हथियार और ट्रेनिंग किसने दिया? तो जापान सरकार ने दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप, अब शहीद और स्वराज द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप को क्या रखा है? शहीद और स्वराज द्वीप रखा गया है। सिंगापुर के सैनिकों को आजाद हिंद फौज का हिस्सा बनाया और महात्मा गांधी ने राष्ट्रपिता कहकर पुकारा। जो सिंगापुर में सैनिक को क्या आजाद हिंद फौज को हिस्सा बना लिया और पहली बार जब युद्ध सिंगापुर को ही ये आज़ाद करवाए थे। अब बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में बात करते हैं। सेशन का लास्ट चल रहा है। इसके गठन सर्वप्रथम विचार जो है इंडियन कैप्टन मोहन सिंह भाकना, देखिए पूछा गया ये किसके दिमाग के ऊपर थी, तो इंडियन कैप्टन मोहन सिंह भाकना, इनका वो पुराना भाकना था, अर्थात कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस, संस्थापक कौन थे? आप बताओगे, रास बिहारी बोस थे, लेकिन उपज किसकी थी? मोहन सिंह की उपज थी। जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन बने। इन्हें फौज का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ? सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को किया था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को लेकर मणिपुर पर आक्रमण किया और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। भारत का ही पार्ट है मणिपुर, जिसको आक्रमण किया और क्या किया, अपने कंट्रोल में ले लिया। मणिपुर के इम्फाल में सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद दिल्ली चलो का नारा कहाँ लगाया था? जय हिंद का नारा तो बताओगे, मणिपुर के इम्फाल जो आज राजधानी है में नारा लगाया था। 6 अगस्त तथा 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया और सुभाष चंद्र बोस ने जापान छोड़ दिया। किंतु 18 अगस्त 1945 को ताइवान फार्मोसा के समीप विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। जापान सरकार ने इसकी मृत्यु की घोषणा 22 अगस्त 1945 को किया। किंतु मृत्यु के बाद आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किला में मुकदमा चलाया गया। इन वकीलों के वकालत जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, किरण काटजू ने इनको क्या किया, बरी करवाया। और आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।